नागरिकता कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में मुस्लिम औरतों और बच्चों को धरने पर बैठने के लिए प्रेरित किया था और बाद में इसी शाहीन बाग में दिल्ली के दंगों की योजना भी बनाई गई थी। आप में से ज्यादातर लोगों ने बिल्किस बानो का नाम शायद सुना ही नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो का नाम सुना है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसी बिल्किस बानो को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। आज बड़ा सवाल यह है कि बिल्किस बानो ने ऐसा क्या काम किया है कि टाइम मैगजीन बिल्किस बानो से इतना प्रभावित हो गई और उसे वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में नजर आने लगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पश्चिमी मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग का इंटरनेशनल मीडिया पार्टनर बन गया है। टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते हुए यह भी कहा है कि भारत में ज्यादातर प्रधानमंत्री हिंदू रहे हैं। भारत में इतने हिंदू प्रधानमंत्री होने से भी टाइम मैगजीन को काफी चिढ़ हो रही है। लेकिन अमेरिका के 200 साल से भी पुराने इतिहास में कितने राष्ट्रपति गैर क्रिश्चियन रहे हैं, इसका टाइम मैगजीन ने कभी कोई जिक्र नहीं किया। आज हम भारत के बारे में पश्चिमी मीडिया की इस दुर्भावना का विश्लेषण करेंगे। आप अपनी राय हमें इस हैशटैग के साथ दे सकते हैं और आज का हैशटैग है टाइम का टाइम गया। आप इस पर आज अपनी राय भेज सकते हैं, टाइम का टाइम गया। और आज भारत के दो नायकों प्रकाश पादुकोण और मंसूर अली खां पटौदी के लिए बहुत दुख भरा दिन है। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका पादुकोण और मंसूर अली खां पटौदी की पोती सारा अली खान को ड्रग्स लेने के मामले में समन भेजे हैं। हम यहां इन दोनों को दोषी करार नहीं दे रहे। हम ये नहीं कह रहे कि ये दोषी हैं, क्योंकि अभी तो समन ही आए हैं और इन दोनों को अभी अपना पक्ष एनसीबी के सामने रखना है। लेकिन इन दोनों महान खिलाड़ियों ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन भविष्य में उनके बच्चों के नाम ड्रग्स स्कैंडल में आएंगे और उन्हें अपने बच्चों की वजह से, इनके बच्चों को ड्रग्स की वजह से थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दीपिका पादुकोण और सारा अली खान के जीवन में ऐसा कौन सा संघर्ष चल रहा है, ऐसा कौन सा तनाव चल रहा है कि उन्हें ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ गई, जबकि बड़े बड़े मैच खेलने वाले और देश के लिए पदक जीतने वाले इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को ड्रग्स लेने की जरूरत कभी भी क्यों नहीं पड़ी। भारत के संस्कारों पर ड्रग्स के ग्रहण का विश्लेषण आज बहुत जरूरी है। आज आपको अपने परिवार के युवा सदस्यों के साथ यह डीएनए टेस्ट जरूर देखना चाहिए। और इसके बाद आज हम आपको चीन की सेना के रोते हुए जवानों का एक वीडियो दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि इन जवानों की तैनाती LAC पर की जा रही है, यानी भारत के साथ बॉर्डर जो है वहां पर इन्हें ले जाया जा रहा है और ये युवा सैनिक वहां जाना नहीं चाहते, इसलिए रो रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि चीन की सेना के पास आधुनिक हथियार तो हैं, लेकिन उनके सैनिकों के पास ना तो बहादुरी है, ना देशभक्ति है और ना ही हौसला है। आज हम चीन के इन्हीं रोते हुए सैनिकों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्टर दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन भेजा है। इनके अलावा उनके मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सिमोन खम्बाटा को भी समन भेजा गया है। इन सभी को अगले 3 दिन में ड्रग्स केस में पूछताछ में शामिल होना होगा। एनसीबी की टीम ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर पर समन दे दिया है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए 25 सितंबर को बुलाया जाएगा। रकुलप्रीत सिंह, श्रुति मोदी और सिमोन खम्बाटा को 24 सितंबर, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को 26 सितंबर को पेश होना होगा। दीपिका पादुकोण के खिलाफ एनसीबी को उनकी एक कथित ड्रग्स चैट मिली थी। ये ड्रग्स चैट 28 अक्टूबर 2017 की है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को मिले चैट में दीपिका मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हशीश नाम की ड्रग्स मांग रही हैं। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग्स केस को लेकर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। मुंबई में बारिश की वजह से इसे कल के लिए टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में ड्रग पैडलर अनुज केशवानी और अंकुश अरेंजा ने टीवी एक्टर अविगल पांडे और सनम जौहर का नाम लिया है, जिसके बाद एनसीबी ने 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। कौन कंपनी के सीईओ ध्रुव चितगोपकर भी एनसीबी के अधिकारियों के सामने पेश हुए। साथ ही मधु मंटेना और जया शाह से भी पूछताछ हुई। पूछताछ में जया शाह ने बताया कि डिप्रेशन की वजह से सितारे ड्रग्स का सहारा लेते हैं।
अमेरिका की टाइम मैगजीन ने आज दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट छापी है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। टाइम मैगजीन के संपादक कार्ल रिक ने लिखा है कि भारत की 130 करोड़ लोगों की आबादी में ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों के लोग भी रहते हैं। भारत की 80% जनसंख्या हिंदुओं की है और अब तक के अधिकतर प्रधानमंत्री इसी धर्म के मानने वाले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे शासन कर रहे हैं जैसे कोई और उनके लिए मायने ही नहीं रखता। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ने न सिर्फ उच्च वर्गों बल्कि मुस्लिम समुदाय को भी टारगेट किया है। बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें किसी पत्रिका से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आदरणीय मोदी जी विश्व के सबसे बड़े जनादेश से जीतने वाले सबसे प्रबल और वाइब्रेंट लोकतांत्रिक नेता हैं। उनको किसी पत्रिका के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का चेहरा रही दादी बिल्किस को भी टाइम मैगजीन में जगह दी गई है। बिल्किस को आइकन कैटेगरी में जगह दी गई है। कृषि बिल के विरोध में आज भी प्रदर्शन हुए। बिल के विरोध में विपक्ष के 16 दलों से जुड़े नेताओं ने संसद परिसर में पैदल मार्च किया। सांसदों ने किसान बचाओ, मजदूर बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। साथ ही विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उनसे इन बिलों पर दस्तखत नहीं करने की मांग की। जो कानून बनता है उसमें क्लास बाय क्लास डिस्कशन पे सबकी अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए राष्ट्रपति जी से ये 15, 16, 17 पार्टी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इस बिल को स्वीकृति मत दीजिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, डीएमके सांसद कनिमोझी समेत विपक्षी दलों के कई सांसदों ने हाथों में कृषि बिल और किसान अध्यादेश के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले हफ्ते लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी पार्टियों ने सत्र छोटा करने पर सहमति जताई थी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। इस वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जंग और उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस अहम बैठक में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल लॉकडाउन कोरोना को रोकने में कितना प्रभावी है, हर राज्य को इसका अवलोकन करना चाहिए। क्या मैं आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव दे सकता हूं? क्या सभी ब्लॉक लेवल तक अगर सीधी मुख्यमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करे तो जरूर नीचे बात पहुंचाने में, एक सीरियसनेस लाने में, सिंसियरिटी लाने में बहुत मदद हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग संक्रमण की गंभीरता को कम आंकने की गलती भी कर रहे हैं। इससे हमें बचना चाहिए। भारत ने मुश्किल समय में भी पूरे विश्व में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 56 लाख के पार हो गए। राहत की खबर यह है कि ठीक होने वाले कोरोना संक्रमितों की दर 81.25% हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों में सभी देशों में भारत सबसे आगे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 83,527 नए केसेस आए हैं। 1,085 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 89,746 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 56,46,010 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 45,87,613 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल आप सबसे यह है, क्या आप बिल्किस बानो को जानते हैं? वही बिल्किस बानो जो दिल्ली में शाहीन बाग में धरने पर बैठी थी, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को शाहीन बाग के धरने के लिए इकट्ठा किया, बच्चों को वहां पर इकट्ठा किया और बाद में यह पता चला था कि इसी शाहीन बाग में दिल्ली के दंगों का षड्यंत्र भी रचा गया। वही बिल्किस बानो। लेकिन आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने उनका नाम सुना है, क्योंकि अमेरिका की टाइम मैगजीन ने आज दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट प्रकाशित की है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। आपको कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो वाकई दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए और वो हैं भी। लेकिन इसमें एक और हैरानी है, और वो हैरानी इसलिए है कि इसमें शाहीन बाग में गैर कानूनी धरने पर बैठने वाली बिल्किस बानो का नाम भी शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन ने
बिल्किस बानो का नाम क्यों शामिल किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिखा गया है। टाइम मैगजीन के संपादक कार्ल विक ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस लेख में क्या लिखा है, पहले आप ये सुनिए। उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना ही काफी नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ यह पता चलता है कि किसे अधिक वोट मिले। भारत की 130 करोड़ लोगों की आबादी में ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों के लोग भी रहते हैं। भारत की 80% जनसंख्या हिंदुओं की है और अब तक के अधिकतर प्रधानमंत्री इसी धर्म के मानने वाले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे शासन कर रहे हैं जैसे और कोई उनके लिए मायने ही नहीं रखता। मुस्लिम समुदाय नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर रहा है। यह लिखा है टाइम मैगजीन ने भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में। और ये चुने हुए प्रधानमंत्री इस नाते मैं आपको कह रहा हूं कि अब जो चल रही है कोई गठबंधन की सरकार नहीं है, इधर उधर से समर्थन लेकर चल रही सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत लेकर बनाई गई सरकार है। टाइम मैगजीन का यह लेख पश्चिमी मीडिया के भारत विरोधी एजेंडे का एक और बहुत बड़ा सबूत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम फेयर इलेक्शंस कहते हैं। इन चुनावों के जरिए देश की संसद चुनी जाती है, लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं और यही सांसद कानून बनाने का काम करते हैं। इसी संसद से कानून बनाए जाते हैं इस देश के लिए और यह हमारे संविधान में लिखा है। इसी संसद ने, आपको याद होगा, नागरिकता संशोधन कानून को भी पास किया था, जिसे आप CAA के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कानून को लेकर देश भर में अफवाहें फैलाई गई, फेक न्यूज फैलाई गई और कहा गया कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसका नतीजा शाहीन बाग के आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसके बाद पूरी योजना के साथ दिल्ली में दंगे कराए गए। उन दंगों की जांच के बाद जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें यह साफ साफ लिखा है कैसे इन दंगों के पीछे एक गहरी साजिश रची गई थी और इस साजिश के जो तार हैं वो शाहीन बाग तक जाते हैं। लेकिन टाइम मैगजीन ने आज भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, भारत के 137 करोड़ लोग और उस सरकार को चुनने वाले करोड़ों वोटर्स को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया। टाइम मैगजीन के लिए इनका कोई वजूद ही नहीं है और उन 500 लोगों को 137 करोड़ लोगों से ज्यादा महत्व दे दिया जो शाहीन बाग में गैर कानूनी धरने पर बैठे हुए थे। यानी एक तरफ भारत के करोड़ों वोटर्स थे, भारत में लगभग 90 करोड़ वोटर्स हैं, और दूसरी तरफ ये 500 प्रदर्शनकारी थे जो शाहीन बाग में बैठे थे। और टाइम मैगजीन को ये 500 लोग दिखाई दिए और करोड़ों वोटर्स की मर्जी दिखाई नहीं दी, उनके वोट दिखाई नहीं दिए। आज हम इसके पीछे टाइम मैगजीन के एजेंडे के बारे में आपको बताना चाहते हैं। हमारे पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प यह था कि हम इस पूरी खबर को नजरअंदाज कर दें। टाइम मैगजीन इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसके ऊपर हम यहां अपना समय बर्बाद करें या भारत जैसा विशाल देश उसके बारे में डिस्कस करे। हमने बहुत सोचा, पहले हमें यह लगा इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन फिर हमें यह लगा कि भारत का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत में एक वर्ग ऐसा है जो सक्रिय है सोशल मीडिया पर, ये सारे लोग इसी खबर को सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। ये सारे लोग इसी खबर के आधार पर पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करेंगे और उसी को काउंटर करने के लिए हमें यह लगा कि आज पूरे देश को इस खबर के बारे में बताना चाहिए। लेकिन साथ ही हम ये भी आपको बताना चाहते हैं, टाइम मैगजीन हमारे लिए इतना बड़ा महत्व नहीं रखती है कि उसके बारे में हम डिस्कस करें, लेकिन इस पूरे प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए ये आज हम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब टाइम मैगजीन की पोल खोलते हैं पहले, और आप ये जान जाएंगे कि मीडिया दुनिया में चाहे किसी भी देश का हो, चाहे कितना भी प्रतिष्ठित हो, कितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हों, कितने भी पुराने बड़े बड़े मैगजीन या अखबार हों, ये सब के सब कैसे द्वेषपूर्वक रिपोर्टिंग करते हैं और कैसे भारत को लेकर इन सब के मन में एक द्वेष रहता है। सबसे पहले आप देखिए वर्ष 2012 में छपे टाइम मैगजीन के इस कवर पेज को। इसके कवर पेज पर लिखा था, मोदी मीन्स बिजनेस, यानी मोदी का मतलब है व्यापार। वो अपने काम
मोदी मीन्स बिजनेस। यह तब की बात है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि वही अगले प्रधानमंत्री होंगे। और इसके नीचे क्या लिखा है देखिए, बट कैन ही लीड इंडिया। यह एक प्रश्न छोड़ दिया है। देखिए, बट कैन ही लीड इंडिया, मोदी मीन्स बिजनेस, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे एक ऐसा प्रश्न छोड़ दिया जो नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर सवाल छोड़ता है। कैन ही लीड इंडिया, क्या वो भारत का नेतृत्व करने में सक्षम है, यह लिख दिया। यह एक तरीका होता है लोगों के मन में संदेह पैदा करने का। इस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्री बनने की सिर्फ चर्चाएं ही चल रही थीं, लेकिन टाइम मैगजीन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। टाइम मैगजीन ने ऐसा करके प्रधानमंत्री बनने की नरेंद्र मोदी की योग्यता पर प्रधानमंत्री बनने से पहले ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की, क्योंकि वो एक खास विचारधारा और एक खास पार्टी से आते थे और ये विचारधारा और ये पार्टी पश्चिमी मीडिया को पसंद नहीं है। अब देखिए, यह है वर्ष 2015 में छपा टाइम मैगजीन का कवर पेज। एक बार फिर उन्होंने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी को छापा। यह नरेंद्र मोदी का पहला साल पूरा होने के मौके पर यह एडिशन छपा था और इसमें लिखा गया वाई मोदी मैटर्स, यानी मोदी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। लेकिन इसके नीचे एक और सवाल फिर डाल दिया गया और वो ये, कैन ही डिलीवर, यानी क्या वो अच्छा काम कर पाएंगे, यानी फिर से संदेह डाल दिया। मैगजीन के संपादकों ने प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद लोगों के मन में फिर से एक संदेह बिठाने की कोशिश की। 12 साल तक गुजरात के सफल मुख्यमंत्री रहने और भारी बहुमत से जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी के लिए सवाल पूछा गया कि क्या वो काम करने लायक हैं, क्या वो इस देश को लीड करने के लायक हैं। और अब देखिए, फिर वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान छपा टाइम मैगजीन का कवर पेज। इस बार उन्होंने लिखा इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, ये डेजिग्नेशन उन्हें दी गई, यानी मोदी ने भारत को बांट दिया है। भारत को बांटने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं ये। कवर पेज पर ही छोटे अक्षरों में नीचे लिखा मोदी द रिफॉर्मर, यानी मोदी एक सुधारक। अब आप सोचिए, इसमें यह भी लिखते हैं कि मोदी सुधारक हैं, लेकिन उसे बहुत छोटा सा लिखा है और बड़े हेडलाइन में लिखा है इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। यानी टाइम मैगजीन ना तो मोदी को नजरअंदाज कर पा रही है और ना ही उनके बारे में कोई बड़ा सवाल पूछ पा रही है। वो ये जानते हैं सवाल पूछेंगे तो उसे साबित नहीं कर पाएंगे और नरेंद्र मोदी को और भारत को इस समय वो इग्नोर कर नहीं सकते। भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत बहुत बड़ी शक्ति है और नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़ी शक्ति है। और टाइम मैगजीन के लोग ये भी जानते हैं कि वो, सोचिए, इतने वर्षों में 3 बार वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अपने कवर पेज पर छाप चुके हैं। वो ये भी जानते हैं कि मैगजीन बिकेगी भी तभी जब मोदी की फोटो कवर पेज पर डालेंगे। अब टाइम मैगजीन के ताजा अंक में छपा लेख आपको दिखाते हैं। इसमें यह लिखा है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही काफी नहीं होता और भारत में ज्यादातर प्रधानमंत्री हिंदू ही क्यों बने। टाइम मैगजीन से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि जहां से वो छपती है, यानी अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और अमेरिका के 200 साल के इतिहास में आज तक कितने गैर क्रिश्चियन यानी गैर ईसाई राष्ट्रपति बने हैं, ये टाइम मैगजीन क्यों नहीं छापता। वो ये तो बड़े आसानी से छापता है कि भारत में ज्यादातर प्रधानमंत्री हिंदू बने हैं, लेकिन अपने यहां नहीं देखता। गैर ईसाई तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना जो खुद को एथिस्ट या नास्तिक भी कहता हो। भारत के बहुत सारे पत्रकार हैं जो टाइम मैगजीन और ऐसे पश्चिमी अखबारों में लिखने को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और उनके साथ मिलकर भारत को बदनाम करने वाले लेख लिखते हैं। उन्हें भारतीय होने पर गर्व नहीं है, लेकिन वो अपने बायोडेटा में बहुत गर्व से लिखते हैं कि वो इन पश्चिमी पत्रिकाओं और अखबारों में कॉलमिस्ट हैं और अक्सर पश्चिमी मीडिया के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। हमारे ही देश के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे ही देश की बदनामी अपने अपने कॉलम्स में इन अखबारों में, पश्चिमी अखबारों में और मैगजीन्स में लिखकर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों का यह सिलसिला नया नहीं है, बहुत पुराना है। वर्ष 2019 में मैंने प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू किया था और तब मैंने उनसे यह पूछा था कि जब इस तरह की आलोचनाएं होती हैं तो उनके मन पर क्या बीतती है। आपने कहा कि आप भी हम लोगों की तरह ही हैं और आप आम इंसान की तरह जीते हैं और आपका मन भी आम इंसान जैसा ही है।
लेकिन जो शब्दों का प्रयोग आपके लिए हुआ इस दौरान, इस चुनाव प्रचार में तो बहुत हुआ, पहले भी हुआ। चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज़्यादा अपशब्द कहे गए। तो आप नेता हैं, इतने तजुर्बेकार हैं, वो बात अलग है, आपको आदत होगी और सुनते सुनते शायद आदत पड़ गई होगी। लेकिन आप क्योंकि आम इंसान हैं, आपके मन में कभी इस बात का दर्द भी होता होगा कि आपसे ऐसी क्या गलती हुई जो ये सारी शब्दावली आपके नाम के साथ जुड़ी। कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। और ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से पीता आया। हमारा तो अनुभव है जी, हम जैसे लोग, और मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग हैं, हम जिस गरीबी से निकलते हैं, हम जिस पिछड़ेपन से निकलते हैं, तो हमने डगर डगर अपमान सहे हैं जी। अपमान सहते सहते ही निकले। ये बड़े लोग हमको डांटते हैं जी, हमने तो वो भी जिंदगी देखी है जी। रेल के डिब्बे में चाय बेचते थे तो कोई भी हमें डांट देता था जी, क्योंकि हमने हमेशा माना सब बड़े लोग हैं। आज भी हमको सब लोग डांटते हैं, गालियां देते हैं, भद्दे भले भले हुए शब्द कहते हैं। अब हम बचपन से इसी को हमारा मान के चलते हुए, हमारा जन्म ही इस प्रकार से गरीबी में हुआ है, पिछड़ों में हुआ है। तो ये बड़े बड़े लोग हुए, नामदार है, उनके जहन में ही भरा हुआ है कि ये बाकी लोग तो तुच्छ हैं। तो मुझे जो गालियां पड़ती है उसका मूल कारण वो मानसिकता है। तो आपने ये देखा कि टाइम मैगजीन जैसी मैगजीन, जिसे लोग, दुनिया के लोग बहुत प्रतिष्ठित मानते हैं, बड़ी इज्जतदार मैगजीन मानते हैं, उस मैगजीन ने भी कितना एक तरफा आर्टिकल भारत के बारे में लिखा है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों की मर्जी। लोगों की मर्जी कैसे पता चलती है? वो पता चलती है चुनाव से। और लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है? चुनाव में जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जो चुनाव में जीतता है, उसकी सरकार बनती है। फिर संसद भी वैसे ही बनती है, कानून भी वैसे ही बनते हैं। और यहां टाइम मैगजीन ने भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल उठाने की कोशिश की है, जब वो ये कहता है कि चुनाव जीतना अलग बात है और देश चलाना अलग बात है। अब आप सोचिए कि टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो को उसी सूची में शामिल कर लिया जिस सूची में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शामिल किया है। वही सूची जिसमें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है, उसमें बिल्किस बानो का नाम भी है। और बिल्किस बानो, जैसे हम आपको कह रहे थे, आपको अपनी याददाश्त पर जोर डालना पड़ेगा बिल्किस बानो के बारे में पता लगाने के लिए। बिल्किस बानो वही महिला हैं जिन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन किया था और मुस्लिम महिलाओं को एकजुट करके वहां पर सर्दियों में कई महीनों दिन रात वहां पर अपने बच्चों के साथ बैठाया था। और शाहीन बाग आंदोलन का परिणाम दिल्ली दंगों के रूप में पूरे देश ने देखा था, क्योंकि शाहीन बाग में ही दिल्ली दंगों की योजना बनी। दंगों की जांच में यह बात सामने आ रही है कि इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग और पीएफआई जैसी कट्टरपंथी संस्थाओं का हाथ था। वहीं से फंडिंग आती थी। ये जो सारे लोग यहां बैठे हैं महीनों तक, पैसा कहां से आया? फंडिंग आ रही थी पीएफआई जैसी कट्टरपंथी संस्थाओं से। बिल्किस बानो को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल करके टाइम मैगजीन ने भारत की संवैधानिक प्रक्रिया और भारत की संसद को नीचा दिखाने की कोशिश की है। पीएफआई जैसी संस्थाएं जो कि इन्हें फंड कर रही थी, पैसा ला रही थी, इनके लिए उन्हें सही साबित करने की कोशिश की है। उसने एक गैर कानूनी धरने को, गैर कानूनी प्रदर्शन को, एक गैर कानूनी मुहिम जिसमें फेक न्यूज का सहारा लिया गया, जिसमें झूठ का सहारा लिया गया, जिसमें दंगों का सहारा लिया गया, जिसमें सांप्रदायिकता का सहारा लिया गया, जिसके पीछे देश को तोड़ने की मंशा थी, उस प्रदर्शन को, उस मुहिम को टाइम मैगजीन ने आज लीगल बता दिया। कहा कि उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस देश के 137 करोड़ लोग जिन्होंने वोट दिया, सरकार चुनी, संसद का गठन किया, संसद ने कानून बनाए, उस पूरी प्रक्रिया को आज उन्होंने कह दिया कि यह प्रक्रिया किसी काम की नहीं है।
इस कैंपेन को हमें यहीं पर रोकना होगा। और आज हमारा मकसद यही है कि हम पूरे देश को जागरूक कर पाएं कि पश्चिमी मीडिया भी अब टुकड़े टुकड़े गैंग का इंटरनेशनल मीडिया पार्टनर बन गया है और वो भी वही छापता है जो यहां से टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग लिखकर भेजते हैं। और हमारे देश में जो लोग हैं जैसे विपक्षी दलों के नेता, वो इन्हीं रिपोर्ट्स को अब ट्वीट करेंगे, इन्हीं को सोशल मीडिया पर डालेंगे और फिर पूरे दुनिया में हमारे देश का अपमान होगा। अब हम आपको पश्चिमी मीडिया के भारत विरोधी चेहरे के कुछ और उदाहरण दिखाना चाहते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सितंबर 2014 में यह कार्टून छापा था। इसमें भारत के मंगलयान मिशन का मजाक उड़ाया गया था। हालांकि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अपना सैटेलाइट पहुंचाया था। लेकिन जब हमने ये उपलब्धि हासिल की तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा ये आप देख सकते हैं। भारत को उन्होंने छापा है, ये पीछे एक किसान नुमा व्यक्ति है, ये उस एलीट स्पेस क्लब में खटखटा रहा है दरवाजा और उसके पीछे उसकी गाय है। इसी तरह वर्ष 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर शक जाहिर किया था। द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लेख लिखकर इस हवाई हमले के सबूत मांगे थे और यह सवाल उठाए थे कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। अब आपको ब्रिटिश अखबार द गार्डियन का एक लेख दिखाते हैं जिसमें भारत में लॉकडाउन के लिए मोदीज ब्रूटल लॉकडाउन शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में भी ऐसे ही लॉकडाउन लागू किए गए थे। हालांकि वहां के लॉकडाउन के लिए अखबार ने ऐसी कोई तीखी टिप्पणी नहीं की थी जैसी भारत के लॉकडाउन के लिए की गई थी। तो आपको इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज हम भारत के दो महान खिलाड़ियों के दुख का विश्लेषण करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने आज ड्रग्स लेने के मामले में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की 4 अभिनेत्रियों को समन भेजा है। इसमें दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है। दीपिका पादुकोण वही अभिनेत्री हैं जिनकी फिल्में आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी। आप में से करोड़ों लोग दीपिका पादुकोण को सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते होंगे और आप में से करोड़ों लोग उनके फैन भी होंगे, उन्हें अपना आदर्श भी मानते होंगे। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को पेश होने को कहा है। 25 सितंबर को उन्हें आना होगा, एनसीबी के सामने पेश होना होगा। दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए उनका ड्रग्स के आरोपों से घिरा होना उनका एक नया परिचय है और आप ये समझ लीजिए कि ये नई सच्चाई से उनका परिचय हो रहा है। हो सकता है दीपिका के इस पहलू से उनके परिवार के लोग भी परिचित अब तक न रहे हों। दीपिका पादुकोण पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी, महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं, उनकी सुपुत्री हैं। दीपिका पादुकोण ने इस वर्ष 23 मार्च को एक ट्वीट किया था जो आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं और आज आपको यह ट्वीट देखना चाहिए। इसी साल 23 मार्च की तारीख दीपिका के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 40 वर्ष पहले 23 मार्च 1980 को ही उनके पिता प्रकाश पादुकोण ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। बहुत बड़ा दिन था प्रकाश पादुकोण के लिए भी, लेकिन भारत के लिए भी। इस तारीख को याद करते हुए 23 मार्च को दीपिका ने यह ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, अपने पिता के लिए, पापा, बैडमिंटन और भारतीय स्पोर्ट्स में आपका योगदान बहुत बड़ा है। समर्पण, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और वर्षों की कड़ी मेहनत की प्रेरणा के लिए धन्यवाद। अब आप जैसे लोग इस दुनिया में बनते नहीं हैं। हम आपसे प्यार करते हैं और हमें आप पर गर्व है। आप जैसे हो वैसा होने के लिए धन्यवाद। लेकिन 3 शब्दों पर मैं आपका ध्यान यहां पर आकर्षित करना चाहता हूं जो इस ट्वीट में लिखे हैं। पहला शब्द है समर्पण, दूसरा शब्द है अनुशासन और तीसरा दृढ़ संकल्प और फिर आगे वर्षों की कड़ी मेहनत। आज बड़ा सवाल यह है कि दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण समर्पण, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन और उन्होंने इन सारी चीजों के लिए पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा भी दी है। लेकिन क्या उनकी अपनी बेटी उनसे यह प्रेरणा ले पाई है? क्या दीपिका के जीवन में भी समर्पण है, अनुशासन है, दृढ़ संकल्प है और कड़ी मेहनत है जो कि उनके पिता के जीवन में थी? यह बड़ा सवाल है। अब हम आपको उस दिन की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, वो बड़ा दिन जिस दिन
प्रकाश पादुकोण ने यह चैंपियनशिप जीती थी। यह प्रतियोगिता लंदन में हुई थी और वर्ष 1980 में 23 मार्च को प्रकाश पादुकोण ने लंदन में यह प्रतियोगिता जीतकर भारत के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की थी। बड़े पर्दे पर देखिए उस दिन क्या हुआ था। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। आपको उस युग में हम लेकर जाना चाहते हैं। उस जमाने में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत का कोई बैडमिंटन खिलाड़ी दुनिया में यहां तक आ जाएगा, शीर्ष तक पहुंच जाएगा। इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व था। देश में कई जगहों पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके पोस्टर्स लगे थे और जब वो वापस आए थे तो देश में कई जगह उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे। ये देखिए, जब वो भारत आए थे ये चैंपियनशिप जीतकर, इस तरह उनके लिए स्वागत के लिए ये संदेश लिखे हुए थे और लिखा था प्रकाश, इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। और हम आज भी कहते हैं भारत के लोगों को प्रकाश पादुकोण पर गर्व था, है और हमेशा रहेगा। ये तब की बात है जब दीपिका का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आज दीपिका पादुकोण के लिए भी अपने पिता की ये जीत पर गर्व करने का विषय है। लेकिन सोचिए, आज दीपिका के पिता भी क्या अपनी बेटी पर ऐसा ही गर्व कर सकते हैं? क्या उन्हें भी अपनी बेटी पर यही गर्व होगा? क्या वो आज अपनी बेटी पर गर्व कर पाएंगे? 40 वर्ष पूर्व एक पिता ने जो मुकाम देश और दुनिया में हासिल किया, उसे देश आज भी याद करता है। लेकिन उनकी बेटी आज जिन वजहों से मीडिया में हेडलाइंस में बनी हुई है, उसे देखकर प्रकाश पादुकोण पर आज क्या बीत रही होगी? आज बहुत खराब महसूस कर रहे होंगे। 2 पीढ़ियों के बीच एक परिवार में मर्यादाएं, आदर्श और चरित्र बदल गए। एक पीढ़ी ने देश को इतना बड़ा सम्मान दिलाया और दूसरी पीढ़ी उन आदर्शों को भूल गई क्योंकि वो शॉर्टकट से जाना चाहती है। एक्टर्स को असली नायक बनने के लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। बॉलीवुड स्टार्स को कई युवा अपना आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा जैसी करते हैं, लेकिन लगता है कई स्टार अपनी इमेज की भी परवाह नहीं करते। इसलिए हमें असली नायकों और एक्टर्स में अंतर समझना चाहिए। आज एक ही परिवार में हम आपको बताना चाहते हैं कौन असली नायक है और कौन एक्टर है। इस एक परिवार में, पादुकोण परिवार में, प्रकाश पादुकोण नायक हैं। वो आपके आदर्श होने चाहिए, वो आपके नायक होने चाहिए। उनकी बेटी बहुत बड़ी फिल्म स्टार है और आज हमारे देश में प्रकाश पादुकोण से ज्यादा फैन, ज्यादा फॉलोइंग दीपिका पादुकोण की है। प्रकाश पादुकोण को जानने वाले लोग कम होंगे, दीपिका पादुकोण को जानने वाले और फॉलो करने वाले लोग ज्यादा होंगे। दीपिका पादुकोण को इस समय करोड़ों की संख्या में लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, प्रकाश पादुकोण को नहीं करते। दीपिका पादुकोण सिर्फ एक एक्टर हैं। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया। एक्टिंग उनका प्रोफेशन है। प्रकाश पादुकोण महान खिलाड़ी हैं। उन्होंने देश के लिए नाम कमाया है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने खेल के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसलिए सही मायने में वो नायक हैं। प्रकाश पादुकोण की ज्यादा फॉलोइंग होनी चाहिए दीपिका पादुकोण से, लेकिन है बिल्कुल उल्टा। अब बड़ी बात यह है कि प्रकाश पादुकोण ने अपने करियर में न जाने कितने बड़े बड़े मैच खेले होंगे, न जाने कितनी बार बड़ी बड़ी चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहुंचे होंगे, कितनी बार उनके सामने वाले जो उनके प्रतिद्वंदी रहे होंगे वो उनसे ज्यादा मजबूत और बड़े खिलाड़ी भी रहे होंगे। हारने का डर उन्हें भी लगता होगा और कई बार उन्होंने हार का सामना भी जरूर किया होगा। लेकिन क्या उनके परिश्रम में कोई कमी आई? क्या उनके अनुशासन में कोई कमी आई? क्या उन्होंने इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, इस दबाव को कम करने के लिए ड्रग्स लेनी शुरू कर दी? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आज सवाल यह है, दीपिका के जीवन में ऐसा कौन सा दबाव है, ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा स्ट्रेस है, ऐसा कौन सा डिप्रेशन है कि वो उसका सामना नहीं कर पा रही और उन्हें ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ गई। और उनके पिता, जो कि वाकई में उस क्षेत्र में, उस जगह पर थे जहां सबसे ज्यादा
दबाव होता है, स्ट्रेस होता है, उन्होंने कभी ऐसी चीजों की तरफ देखा भी नहीं। कितना बड़ा फर्क है 2 पीढ़ियों के अंदर। एनसीबी ने आज एक और बड़ी अभिनेत्री को सम्मान देकर बुलाया है और उस अभिनेत्री का नाम है सारा अली खान। इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सारा अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं और सारा अली खान के दादा मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट की एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे। वो भी महान खिलाड़ी थे, टाइगर पटौदी के नाम से मशहूर थे। वो मात्र 21 वर्ष की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए थे, 21 साल की उम्र में। अब आप सोचिए सारा अली खान उसी उम्र में क्या कर रही हैं और उनके दादा 21 साल की उम्र में इस देश की टीम को लीड कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? उस समय वो दुनिया के सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान थे। वर्ष 1968 में उनकी कप्तानी में ही भारतीय क्रिकेट टीम ने विदेशी जमीन पर पहला टेस्ट मैच जीता था और विदेशी जमीन पर पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। दूसरी तरफ उनकी अपनी पोती सारा अली खान लगभग उसी उम्र में ड्रग्स के मामले में पूछताछ का सामना करेंगी। मंसूर अली खान भी अपने जमाने में नौजवानों के यूथ आइकॉन हुआ करते थे। उन्हें उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से उन्होंने विवाह किया था। शर्मिला टैगोर मशहूर साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से आती हैं। सोचिए कितना बड़ा परिवार है। लेकिन अब उन्हीं के परिवार के एक सदस्य को लेकर ऐसे आरोप लगे हैं जिसकी पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम आपको यह भी बता दें, एनसीबी ने श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को भी सम्मन भेजा है और इन सभी को 3 दिन में एनसीबी के सामने पेश होना है और अपना पक्ष रखना है। बात सिर्फ इतनी सी है जो आपके सामने हम कहना चाहते हैं। मंसूर अली खान पटौदी के जीवन में भी बड़े दबाव रहे होंगे। वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे। हार जीत का डर उन्हें भी लगातार उनके मन में भी बना रहता होगा। प्रकाश पादुकोण के जीवन में भी यही रहा होगा क्योंकि वो भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम से और अपने अनुशासन से, अपने डेडिकेशन से इन सब चीजों के ऊपर काबू पाया और लगातार मेहनत के रास्ते चलते चले गए। उन्होंने लंबा रास्ता अपनाया जो मेहनत का रास्ता था और उनके बच्चे यानी उनकी जो अगली पीढ़ी है, उनके जीवन में ऐसा कौन सा स्ट्रेस आ गया, उनके जीवन में ऐसा कौन सा दबाव आ गया कि उन्हें ये शॉर्टकट अपनाना पड़ा, जिस शॉर्टकट का नाम है ड्रग्स। इसके बारे में आज हर परिवार को सोचना चाहिए क्योंकि एक पीढ़ी में ही कैसे परिवारों के चरित्र बदलने लगते हैं, कैसे उनके आदर्श बदलने लगते हैं। अब हम आपको भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच सबसे बड़े अंतर की तस्वीरें दिखाएंगे। यहां तो हमने पीढ़ियों का अंतर आपको बता दिया, असली नायक कौन होते हैं और सिर्फ एक्टर्स कौन होते हैं अभी आपने ये समझ लिया। अब आप ये समझिए असली बहादुर सैनिक कौन से होते हैं और नकली सैनिक कौन से होते हैं, देशभक्ति वाले सैनिक कौन से होते हैं और सिर्फ नौकरी करने वाले सैनिक कौन से होते हैं। भारत के सैनिक सियाचिन से लेकर चीन के साथ लगे एलएसी के मुश्किल हालात में भी गर्व के साथ सीना तान कर हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। लेकिन चीन के सैनिक भारतीय सीमा पर तैनाती का आदेश सुनते ही रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। रोते हुए चीन के सैनिकों की ये तस्वीरें चीन से आई हैं और इन्हें देखकर हमारे देश में चीन की तारीफ करने वाले बुद्धिजीवियों को आज बड़ा दुख होगा। चीन के पास आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं, मिसाइलों की कोई कमी नहीं, लेकिन चीन के सैनिकों में देशभक्ति, बहादुरी और हिम्मत का बहुत बड़ा अभाव है। ये रोते हुए सैनिक चीन के हैं, पीएलए के हैं। ये वीडियो चीन के ही अनहुई प्रांत का बताया जा रहा है। चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है अनहुई और ये वहां का है। वीडियो में दिख रही इस बस में चीन की सेना के सैनिक मौजूद हैं और इनमें से कुछ सैनिकों को लद्दाख की सीमा पर यानी भारत के साथ लगी एलएसी पर तैनाती के लिए भेजा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये सैनिक उत्साह बढ़ाने के लिए चीन की सेना यानी पीएलए का एक गीत भी गा रहे हैं, लेकिन गाना गाने के साथ ही
इन सैनिकों के आंसू भी निकल रहे हैं। यह वीडियो सबसे पहले चीन के ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे वहां से डिलीट कर दिया गया क्योंकि इससे चीन की सेना की छवि खराब होती है। अब यह खबर चीन से लीक हो गई और ताइवान के एक अखबार जिसका नाम है ताइवान न्यूज वहां तक पहुंच गई और ताइवान न्यूज ने इसे प्रकाशित कर दिया और ताइवान न्यूज से यह हमें मिल गई और यहां यह वीडियो अब रुकेगा नहीं। चीन के इन सैनिकों ने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की है और उसके तुरंत बाद इन्हें अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल कर लिया गया है। चीन में आम नागरिकों को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया जाता है और वहां के लोग सैन्य सेवा देने से इनकार नहीं कर सकते, उन्हें जाना ही होता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि चीन के सैनिकों को युद्ध के नाम से ही कितना डर लगता है। इसी वर्ष जून में गलवान में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था और चीन ने अब तक उस संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या नहीं बताई है। लेकिन आपको याद होगा 20 लोग तो हमारे भी मारे गए थे, लेकिन चीन के बताया जाता है कि 40 से 50 सैनिक मारे गए थे और यह भी बताया जाता है कि जिस दिन गलवान में यह युद्ध हुआ इसमें किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। यह युद्ध शारीरिक युद्ध था और इसमें भारत के जितने सैनिक मौजूद थे उससे चीन के जो सैनिकों की संख्या थी वो 3 से 4 गुना ज्यादा सैनिक थे। आप ऐसा समझ लीजिए भारत के लगभग 50 सैनिक थे और चीन के लगभग 300 सैनिक थे और फिर भी भारत के 20 सैनिक मारे गए और चीन के 40 से 50 सैनिक इसमें मारे गए। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के जो सैनिक हैं उनकी बहादुरी, उनका शौर्य क्या है और चीन के सैनिक कितने डरे हुए हैं। भारत के सामने चीन ने खुद को शक्तिशाली दिखाने का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया था जो अब फेल हो चुका है। चीन की सेना कितने भी दावे कर ले, कितने भी वीडियोस जारी कर ले, उसकी ताकत सिर्फ एक भ्रम है। उसकी सेना के जो वीडियोस वो जारी करता है वो एक वीडियो गेम जैसे दिखते हैं और वीडियो गेम सच्चाई से बहुत दूर होता है। सबसे पहला भ्रम तो यह है कि चीन की सेना भारत से बहुत ताकतवर है, ऐसा चीन भ्रम पैदा करके रखता है। जबकि सच यह है कि भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक बचे हैं। वो हथियारों पर ज्यादा जोर दे रहा है और अपने सैनिकों की संख्या कम कर रहा है। चीन की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वर्ष 1979 से लेकर 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी। 1979 से 79 से लेकर 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही। एक परिवार में एक ही बच्चा होगा, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में यह बहुत मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक अपने देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और वो अपने परिवार में इकलौती संतान होने के नाते उन्हें बहुत नाजों से पाला जाता है, सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें हर वक्त तीनों टाइम गर्म खाना चाहिए, उन्हें आरामदायक जीवन चाहिए। आपको याद होगा चीन ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने ये बताया था कि हमारे सैनिकों को LAC लद्दाख में हम गर्मा गर्म खाना ड्रोन के जरिए डिलीवर कराते हैं और भारत के सैनिक ठंडा खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं। मान लिया भारत के सैनिक ठंडा और बासी खाना ही खाते हैं, लेकिन वो बहादुरी और अपने जज्बे से भरे हुए हैं। और चीन के सैनिक बेशक गर्मा गर्म ताजा खाना खाते होंगे, लेकिन उनमें देशभक्ति की कमी है। हर सैनिक चीन का ऐसा है जो सीमा से तुरंत वापस अपने घर लौटना चाहता है और अपनी उसी आरामदायक जिंदगी को जीना चाहता है जिसे छोड़कर वो यहां पर आए हैं। चीन की सेना की एक और कमजोरी है कि उसने पिछले 41 वर्ष से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। 41 वर्ष पहले आखिरी बार उन्होंने युद्ध लड़ा था। वर्ष 1979 में वियतनाम के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और उसमें चीन की हार हुई थी। सोचिए, वियतनाम से चीन हार गया था। यह चीन का आखिरी युद्ध था। उसके बाद से उन्हें युद्ध लड़ा नहीं, उनकी सेना को युद्ध की कोई प्रैक्टिस नहीं। युद्ध के असली हालात क्या होते हैं उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस हिसाब से चीन की सेना में अब शायद ही ऐसा कोई भी जवान या अधिकारी बचा होगा जिसे असली युद्ध लड़ने का अनुभव होगा। जबकि भारत ने करीब 21 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का, एयर स्ट्राइक करने का काफी अनुभव है। और आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे फ्रंट ऐसे हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, जहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है। पाकिस्तान के साथ हमारी छोटी मोटी लड़ाइयां चलती ही रहती हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई चल रही है
उत्तर पूर्व में भी वहां के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी हमारी लड़ाई चल रही है। यानी हमारी सेना को लगातार एक युद्ध की प्रैक्टिस है, हमारी सेना लगातार वॉर रेडी मोड में रहती है। और चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां देता है, असलियत में वो भारत से जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। खुद चीन की सेना ने माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध के लिए फिट नहीं है। 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से ज्यादा है और चीन के 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं। यानी ये सारे लोग वो हैं, सैनिक तो हैं, इन्होंने सेना की वर्दी तो पहन रखी है, लेकिन ये लड़ने के काबिल नहीं है। ना तो इनका शरीर लड़ने के काबिल है और मन से तो ये बहुत कमजोर हो ही चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में बच्चे बच्चे में देशभक्ति है, लेकिन चीन में देशभक्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चीन के किसी सैनिक के अंदर देशभक्ति का भाव नहीं है। यानी चीन भले ही दुनिया भर में अपनी ताकत का दम भरता हो, लेकिन वो केवल उसका मायाजाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। चीन की सच्चाई यह है कि वहां आम नागरिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया जाता है। वहां पर हर नागरिक के लिए 2 साल की सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है। यानी चीन का कोई युवा चाहता भी हो या ना चाहता हो, उसे सेना में भर्ती होना ही पड़ता है। चीन की सेना में करीब 35% ऐसे युवा हैं जिन्हें मजबूर करके सैनिक बनाया जाता है, और अगर वो ये इस बात से इनकार कर दें तो फिर वहां उन्हें कड़ी सजा दी जाती है, उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, उन्हें सरकार की दूसरी योजनाओं के लाभ नहीं मिलते। अब अगर आप इसकी तुलना भारत से करें तो भारत में सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं है, लेकिन सेना में भर्ती होने को युवा अपना सबसे बड़ा सम्मान समझते हैं। परिवार अपने बच्चों को सेना में जब भेजते हैं तो सम्मान के साथ भेजते हैं। उन परिवारों का सम्मान होता है पूरे समाज में। सेना की एक एक भर्ती के लिए हमारे यहाँ हजारों युवाओं की भीड़ लग जाती है। सैनिक बनकर देश की सेवा करना करोड़ों भारतीयों का सपना होता है, लेकिन चीन में सेना में भर्ती होना सपना या सम्मान नहीं बल्कि एक सजा मानी जाती है। अगर चीन का कोई नागरिक सैनिक बनने से इनकार करता है तो उसके साथ क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। चीन में सैन्य सेवाएं देने से मना करने पर चीन की सरकार 1-2 नहीं बल्कि 8 तरह की सजाएं देती है। और क्या सजाएं होती हैं आप देखिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को चीन में बदनाम लोगों की लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसी लिस्ट में आने का मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, फ्लाइट्स में नहीं बैठ पाता, लंबी दूरी की ट्रेन या फिर बस की यात्रा की टिकट नहीं ले पाता, उसे लोन नहीं मिलेगा, उसे इंश्योरेंस की कोई सर्विस नहीं मिलेगी। ये सब प्रतिबंध 2 साल तक लागू रहते हैं। पहली सजा में ही इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि वो आदमी आगे जीवन में कुछ करने के काबिल नहीं बनता। दूसरी सजा ये मिलती है कि सैन्य सेवा से इनकार करने वाले व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यह प्रतिबंध 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए चलता है। जीवन भर वो व्यक्ति किसी सरकारी कंपनी में पक्की नौकरी तो क्या टेम्परेरी तौर पर भी काम नहीं कर पाता। तीसरी सजा ये कि उस व्यक्ति को जीवन भर फिर कभी सेना में शामिल होने का दूसरा मौका नहीं मिलता। एक तरह से रिजेक्ट होने का ठप्पा उस पर लग जाता है और ये उस व्यक्ति और उसके परिवार के लिए सामाजिक तौर पर भी जीवन भर की एक सजा होती है, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जिसने सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया। चौथी सजा ये कि वो युवा दोबारा अपने कॉलेज नहीं जा सकता, पढ़ाई फिर से नहीं कर सकता। पांचवी सजा ये उस व्यक्ति को कहीं पर भी कोई प्राथमिकता नहीं मिलती, वो जो प्राथमिकता आमतौर पर चीन के सैनिकों को नौकरियों में या दूसरी सुविधाओं में मिलती है। छठी सजा ये कि ना सिर्फ उसे मिलिट्री ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च को वापस करना पड़ता है, बल्कि सेना छोड़ने पर जुर्माना भी उसे देना पड़ता है। सातवीं सजा कम से कम 2 साल वो व्यक्ति कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। आठवीं सजा यह है कि चीन में सार्वजनिक तौर पर उसे अपमानित किया जाता है और चीन के सरकारी मीडिया और वहां की सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति की जानकारी पब्लिक कर दी जाती है। और नई खबर यह है कि चीन की एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने कोरोना वायरस पर चीन के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर यान के मुताबिक कोरोना वायरस का निर्माण चीन की वुहान लैब में किया गया था और इसे साबित करने के लिए उनके पास पूरे सबूत हैं। इसका मतलब यह है कि चीन की सरकार को कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी थी और जानबूझकर चीन ने पूरी दुनिया में इस वायरस का इन्फेक्शन फैलने दिया। हमारे सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन ने डॉक्टर यान का एक इंटरव्यू किया है और यह बहुत ही बड़ा इंटरव्यू है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और इस इंटरव्यू में आपको कोरोना वायरस
पर ऐसी खबरें मिलेंगी जो आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी और सुनी होंगी। And it is based on the Chinese military discover and own the very special Zhoushan bat coronavirus ZC45 and ZXC21 after the lab modification and become this harmful, highly contagious and lethal virus. So there are all the scientific evidence I presented in my 2 reports. Besides, I have other intelligence and based on my knowledge. So altogether, people can understand later that it definitely come from the lab. Party ruined government. Trust me, these things all come to the top, and not only among the top people, but the other experts in this field, including the doctors and even just the local doctors, they knew this is a lie because there are already family clusters happened in Wuhan. At the beginning, I decided to deliver the message out. I know my life will be end at any moment, but I just want people to read the things to understand the fact. This related to you and your family and the people you care and the future. And the most important thing is how to end this historic pandemic from the beginning and in the future. तो चीन की असलियत हम लगातार आपके सामने रखते जा रहे हैं और अगर यकीन किया जाए इस वायरोलॉजिस्ट की बात पर तो फिर इसका मतलब यह है कि चीन को यह पता था कि यह वायरस उनकी लैब में बना है। चीन ने इसके बारे में सारी जानकारी अभी तक छुपाई है और इनका यह भी कहना है कि शी जिनपिंग को यह बात अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने इस वायरस को लेकर पूरी दुनिया को भ्रमित करके रखा है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। इनका यह भी कहना है कि अब इनकी जान को खतरा है। ये किसी तरीके से चीन से अपनी जान बचाकर बाहर निकल गई हैं। अब ये अमेरिका में रहती हैं और वहां पर भी इन्हें ऐसा लगता है कि चीन के लोग इन्हें वहां तक भी छोड़ेंगे नहीं और इनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इन्होंने खुलासा ही ऐसा किया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो शायद आपको डरा देगी वो ये है, इनका यह कहना है कि ये जो वायरस निकला है लैब में, इस तरह का वायरस अकेले नहीं निकलता, इसके साथ और भी वायरस लीक हुए हैं और अभी आपको सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में पता चला है। इसके अलावा जो और वायरस लीक हुए होंगे वो किस प्रकार के होंगे, वो आपको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, कितनी बड़ी महामारी पैदा करेंगे और कैसे आपके शरीर को समाप्त करेंगे, ये आपको हो सकता है आने वाले दिनों के बारे में पता चले, आने वाले दिनों में पता चले, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एक और नया ऐसा ही वायरस देखने को मिले। अब हम 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में व्हेल मछलियों की मौत क्यों हो रही है। सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है,
मेरे लोग हैं। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या आज हम आपको एक बड़ी अलग तरह की खबर दिखाना चाहते हैं और यह खबर व्हेल मछली की संवेदनाओं से जुड़ी हुई खबर है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के एक आइलैंड पर 270 व्हेल मछलियां आकर फंस गईं। इनमें से 90 मछलियां अब मर चुकी हैं और इन्हें बचाने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इस आइलैंड पर मछलियों के फंसे होने की सूचना सबसे पहले 20 सितंबर को मिली थी। तब से इन्हें वहां से निकालने का काम चल रहा है, लेकिन इन तक पहुंचने का काम केवल बोट्स के जरिए ही हो सकता है, जिससे इन तक पहुंचने में काफी देर हो गई। आपके मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि ये मछलियां समंदर में फंस कैसे गईं? ये पायलट व्हेल्स हैं। पायलट व्हेल्स 20 से 23 फीट लंबी होती हैं और इनका वजन 3 टन तक हो सकता है। व्हेल एक परिवार की तरह रहती हैं। पायलट व्हेल के समूह में एक लीडर व्हेल होती है जिसे बाकी सब फॉलो करते हैं, लेकिन इनके फंसने का यह सिर्फ एक ही कारण है। बड़ी वजह है इनका आपस में जुड़ाव। कोई व्हेल मछली अगर भटक जाए तो भी उसके समूह की बाकी मछलियां कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। उनका सफर हमेशा साथ ही चलता रहता है। अगर इनके समूह में कोई मछली घायल हो जाए तो उसके आसपास और भी कई व्हेल जमा हो जाती हैं। यानी ये व्हेल मछलियां हमेशा एक परिवार की तरह रहती हैं और मुसीबत में पड़ने पर भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाती। हमेशा एक दूसरे के साथ रहती हैं, चाहे इनकी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा कहा जाता है कि व्हेल अपने किसी साथी की मौत का या उससे अलग होने का दुख इंसानों की तरह ही मनाती है। वो इंसानों की तरह ही दुखी होती है और उसके साथ काफी देर तक रहती है और शोक मनाती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये साथ और ये बंधन इंसानी रिश्तों से भी कहीं ज्यादा गहरा है। इंसान जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, वो शायद अपनों से दूर होता चला जाता है, अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, अपने परिवार से दूर होता चला जाता है। इंसान की प्रजाति में मुश्किल में अपनों का साथ देने की भावना भी घटती चली जाती है, लेकिन मछलियों की प्रजाति ने यह गुण कभी छोड़ा नहीं। ये तस्वीरें इंसानों के लिए आत्मविश्लेषण का एक मौका है। परिवार की भावना क्या होती है और परिवार का साथ कैसे निभाया जाता है, व्हेल्स की ये तस्वीरें हमें यही सिखा रही हैं। कई बार लो टाइड्स की वजह से भी मछलियां समंदर के तट पर फंस जाती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस द्वीप पर यह घटना समंदर के बीचों बीच हुई है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि ये एक दूसरे का साथ न छोड़ने की वजह से भी ऐसा हुआ हो। ऑस्ट्रेलिया के तस्मेनिया के मैकरी हार्बर में 20 सितंबर से चल रहा बचाव अभियान अपने आप में अनोखा है।
470 व्हेल्स की जिंदगी बचाने की कोशिश पिछले 4 दिन से लगातार जारी है। हालांकि अब तक 50 व्हेल्स को ही वापस समंदर में सही सलामत छोड़ा जा सका है। And then we'll have to deal with other factors like weather, like tides, and all that will come into it. So it's likely to take days. समंदर के रेतीले हिस्से में फंसी इन व्हेल्स को यहां से निकालने के लिए बोट्स के साथ स्लिंग यानी रस्सियां लगाई गई हैं। इन्हें खींचकर समंदर के गहरे हिस्से में लाया जा रहा है। पायलट व्हेल्स ओशन डॉल्फिन्स की एक प्रजाति होती है। इनके इस तरह फंसने की घटनाएं क्यों होती हैं, इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। समूह में चलने वाली ये व्हेल्स अपने लीडर्स के पीछे तैरते तैरते भटक जाती हैं। दुश्मन पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए लगाए गए सोनार सिस्टम भी इन्हें परेशान करते हैं। सोनार सिस्टम्स की ध्वनि 230 डेसिबल्स तक हो सकती है। यह आवाज समुद्री जीवों को भटका देती है। Well, there are a number of reasons as to why whales may strand. One of them may be misnavigation. These animals use a biological sonar known as echolocation. Maybe something has startled them acoustically underwater, which caused them to maybe scare. इससे पहले 2017 में न्यूजीलैंड में 600 के करीब व्हेल मछलियां समंदर के तट पर रेत में आकर फंस गई थी। इनमें से ज्यादातर की मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के टस्मेनिया के इसी आइलैंड में इससे पहले 2009 में भी 200 पायलट व्हेल्स फंसी थी। इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में व्हेल्स के फंसने की यह घटना दूसरी बार हुई है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, व्हेल्स को बचाने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि पशु और पक्षियों में इमोशंस वैसे नहीं होते, संवेदनाएं वैसी नहीं होती जैसी इंसानों में होती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसे समझने के लिए काफी स्टडीज हो चुकी हैं, काफी रिसर्च हुई है। ऐसी एक रिसर्च वर्ष 2016 में जर्नल ऑफ मैमोलॉजी में प्रकाशित हुई थी। इस रिसर्च में यह पाया गया कि व्हेल्स की 7 ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने साथी की मौत के बाद कई दिनों तक उसके शव के साथ रहती हैं और उसका शोक मनाती हैं, उसे छोड़कर जाती नहीं है। ऐसा माना गया है कि वो शोक में ऐसा करती हैं, दुख में ऐसा करती हैं और अपने साथी की मौत का उन्हें बहुत दुख रहता है और ये दुख इतना ज्यादा होता है कि वो कई दिनों तक उसका साथ नहीं छोड़ती। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिराफ, चिंपैंजी और हाथियों में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई है। किसी हाथी की मृत्यु होने के बाद उसके झुंड के बाकी साथी उसके शव के पास बार बार लौटकर आते हैं और शोक मनाते हैं। ऐसा देखा गया है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। इंसान सफल हो जाता है तो सबसे पहले अपने परिवार से ही दूर होता है। किसी की मौत पर शोक जताने की रस्म अदायगी अब सिर्फ RIP यानी रेस्ट इन पीस का मैसेज टाइप करके पूरी हो जाती है। लोग अब वहां जाना भी नहीं चाहते, सोशल मीडिया पर ही अपना दुख जता देते हैं। दुख हो या खुशी हो, सब कुछ इमोजीज में सिमट कर रह गया है। यानी दुख भी वर्चुअल हो चुका है, सुख भी वर्चुअल हो चुका है, मुस्कुराहट भी वर्चुअल हो चुकी है और आंखों से निकलने वाले आंसू भी अब वर्चुअल हो चुके हैं। और ऐसे में जब आप जानवरों की ये भावनाएं देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इंसानों की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, ये तो अब नकली हो गई हैं, ये तो सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए ही आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब आप ये भावनाएं जानवरों में देखते हैं, पक्षियों में देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि भावनाओं का जो असली रूप होता है वो क्या होता है। अब अगली खबर हमारी आ रही है स्विट्जरलैंड से, क्योंकि इस खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड में आजकल एक बहस छिड़ी हुई है। वहां की सरकार लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए फाइटर जेट खरीदना चाहती है। लेकिन वहां की सरकार के इस फैसले का वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी किसी देश से दुश्मनी नहीं है, उनका कोई दुश्मन देश है ही नहीं। वहां के लोग पूछ रहे हैं कि जब कोई दुश्मनी नहीं है तो आखिर ये लड़ाकू विमान किसके लिए खरीदे जा रहे हैं। अब इस बारे में वहां पर एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा, वोटिंग करवाई जाएगी, जिसके जरिए वहां की जनता सरकार को अपनी राय बताएगी कि ये फाइटर जेट्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं।
ऐसे वक्त में जब दुनिया में हथियारों की होड़ लगी हुई है, स्विट्जरलैंड के लोग एक अलग ही तरह की बहस में उलझे हैं। बहस इस बात की कि फाइटर प्लेन खरीदना चाहिए या नहीं। स्विट्जरलैंड दुनिया के उन देशों में से है जो किसी भी मामले पर किसी और देश का समर्थन या विरोध नहीं करते। इसलिए माना जाता है कि कोई भी देश उसका दुश्मन नहीं है। एक 173 साल के इतिहास में स्विट्जरलैंड की सेना ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध में भी स्विट्जरलैंड ने हिस्सा नहीं लिया था। वर्ष 1848 में आखिरी बार स्विट्जरलैंड की सेना युद्ध के लिए सीमा पर तैनात हुई थी, क्योंकि तब बाहरी आक्रमण का डर था। स्विट्जरलैंड सरकार लड़ाकू विमान खरीदने पर लगभग 500 अरब रुपए खर्च करना चाहती है। उसकी सेना के पास पहले से ही लड़ाकू विमान हॉर्नेट का बेड़ा मौजूद है। हॉर्नेट लड़ाकू विमान का ये बेड़ा 2030 में रिटायर हो जाएगा। इसी वजह से नए लड़ाकू विमान खरीदने की बात हो रही है। जिन 2 लड़ाकू विमानों पर विचार हो रहा है वो है यूरोफाइटर और रफाल। स्विट्जरलैंड की सेना में लगभग 21,000 सैनिक हैं। इस सेना के पास 326 टैंक भी हैं, जिन्हें सिर्फ अभ्यास के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर यूरोप के नक्शे पर देखें तो स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल मात्र 41,285 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश हैं फ्रांस, इटली और जर्मनी। इनमें से कोई भी देश उसका दुश्मन नहीं है। फिलहाल लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले पर स्विट्जरलैंड सरकार ने जनता से उसकी राय पूछी है। इस बारे में एक जनमत सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिस पर 27 सितंबर को वोटिंग कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी यही कहा करते थे कि भारत का कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए भारत में सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चीन को वो भारत का सबसे बड़ा मित्र देश मानते थे, उसी देश ने भारत की इस कमजोरी का फायदा उठाकर 1962 में भारत के ऊपर हमला कर दिया था। हो सकता है कि स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश चीन जैसे ना हो, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है। बाकी ये देखना होगा कि इस बारे में स्विट्जरलैंड की जनता की क्या राय है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी कोई बड़ा हथियार खरीदा जाता है, उदाहरण के तौर पर हमने भी अभी रफाल विमान फ्रांस से खरीदे हैं, तो हमारे देश में आपने देखा होगा कितना विवाद हुआ और ये कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। इस मुद्दे पर चुनाव लड़े गए हैं, चुनाव जीते गए हैं, चुनाव हारे गए हैं। इससे पहले भी जब भी हमारे देश ने कभी कोई हथियार खरीदने की कोशिश की है, चाहे वो बोफोर्स तोप का सौदा हो या दूसरे हथियारों के सौदे रहे हों, हमारे देश में हमेशा उन सौदों को लेकर बड़ा विवाद रहा है। और हमारे देश का फैशन ये है कि रक्षा सौदों को हम अपने देश में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, फिर ये चुनावी मुद्दा बन जाता है, फिर इस पर राजनीति की जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय देश है और उसकी किस्मत अच्छी है कि उसके आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं वो सभी मित्र देश हैं, भारत की तरह नहीं, जहां चारों तरफ से भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, जो कभी भी भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो काफ़ी भाग्यशाली हैं और वो इस बात पर बहस कर सकते हैं कि उन्हें कोई विमान फाइटर जेट खरीदना है या नहीं खरीदना, और उन्हें सेना की जरूरत है भी या नहीं। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई किस देश में लड़ी गई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोली। टॉस जीतने के बाद
कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक,
देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत
देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो। मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी। आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। राष्ट्रकवि कहे जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1908 में बिहार के बेगूसराय में हुआ था। रश्मि रथी दिनकर द्वारा लिखा गया मशहूर खंड काव्य है, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य में एक क्लासिक माना जाता है। वर्ष 1974 के जेपी आंदोलन में इस्तेमाल हुआ चर्चित नारा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर की कविता से ही लिया गया था। वर्ष 1955 में दिनकर की किताब संस्कृति के 4 अध्याय की प्रस्तावना खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1959 में पद्म भूषण और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1918 में आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने इजराइल के एक प्रमुख शहर हाइफा को तुर्की की सेना से आजाद करवाया था। मेजर दलपत सिंह की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने सिर्फ तलवार और भालों के दम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि दुश्मन की सेना के पास मशीन गन जैसे हथियार थे। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने जर्मनी और तुर्की के 1350 सैनिकों को बंदी बना लिया था। मेजर दलपत सिंह की बहादुरी की वजह से ही उन्हें इतिहास में हीरो ऑफ हाइफा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी युद्ध को याद करते हुए भारतीय सेना हर वर्ष आज ही के दिन हाइफा डे मनाती है। वर्ष 2017 में इजराइल के दौरे पर जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे, तब वो हाइफा वॉर मेमोरियल भी गए थे और उन्होंने भारत के 44 शहीद सैनिकों को वहां जाकर श्रद्धांजलि दी थी। वर्ष 1846 में आज ही के दिन सौरमंडल के ग्रह नेपच्यून की खोज की गई थी। यह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसकी खोज मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के जरिए की गई। यानी इसकी खोज में टेलीस्कोप के अलावा किसी दूसरे वैज्ञानिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा बड़े इस ग्रह पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। अब तक नासा का स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ही एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो वर्ष 1989 में नेपच्यून के सबसे करीब से गुजरा था। और वर्ष 1939 में आज ही के दिन साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण को दुनिया के सामने डिकोड करने वाले सिगमंड फ्रॉइड का निधन हुआ था। फ्रॉइड ने इंसानों में मेंटल डिसऑर्डर्स या मानसिक विकार को समझने के लिए मनोविश्लेषण की तकनीक शुरू की थी। इसे मनोविज्ञान और मनोरोग चिकित्सा की नींव माना जाता है। फ्रॉइड ने सपनों पर अपने शोध के जरिए यह भी बताया था कि सपने हमारी आशा, निराशा या किसी इच्छा की तरफ इशारा करते हैं।
तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन है, इसलिए डीएनए का समापन हम उन्हीं की एक कविता से कर रहे हैं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नमस्कार।